वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 और ये है 8 क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 जो कि है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। ठीक है, इसके पहले सभी चैप्टर्स को हम देख चुके हैं, 6 क्लास की, 7th क्लास की, 8th क्लास की। हिस्ट्री का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। आप यहाँ से अपना नोट्स ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रवाद का उदय। पहला जो इसका टॉपिक है वो है राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद क्या होता है, तो सिंपल भाषा में समझिए कि किसी भी व्यक्ति के मन में अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति जो सम्मान की भावना होती है, ठीक है, उसे जो है राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में राष्ट्रवादी चेतना साफ दिखने लगी थी। 1850 के बाद जितने भी राजनीतिक संगठन बने, राजनीतिक संगठन बनने का मतलब है कि देश के नागरिकों को मूल अधिकार दिलाने के लिए, देश के जो विभिन्न क्षेत्रों में जो कदम उठाए गए थे समाज सुधार के लिए, उन सब के लिए जो नेता थे उनके मन में भावना उठी कि हम अपने देश के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का विकास करें। ठीक है, 1870 से 80 के दशक में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। ठीक है, अब ये कैसे पता लगता है, क्योंकि बहुत सारे संगठनों का निर्माण हुआ, बहुत सारे विद्रोह हुए। ठीक है, और विद्रोह किस लिए होते थे कि जब भी उनके मूल क्षेत्र में अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप होता था, उनके संस्कृति में, उनके धार्मिक परिवर्तन में, धर्म में, तो वो विद्रोह करते थे। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि प्रमुख संगठन थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है, काफ़ी लोगों को, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, कन्फ्यूजन होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही सबसे पहली सभा बनी थी। ठीक है, जिसके मंच से सरकारों से काफ़ी मांगे उठाई जा रही थी, लेकिन उसके पहले ये सारे जो एसोसिएशन है ये सब कुछ बन चुके थे, इनको याद रखिएगा। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये वही है जो अभी तक चली आ रही है। 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष के क्या कारण थे, यानी कि 1870 और 80 के दशक में जो ब्रिटिश काम कर रहे थे उनमें जो जनता का असंतोष था, भारतीय जनता का, उसके पीछे के कारण क्या थे, इसके बारे में है। तो सबसे पहला कारण था 1878 का आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट क्या था, तो भारतीयों को हथियार रखने पर रोक, यानी कि जो भी भारतीय हैं वो हथियार नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो आर्म्स एक्ट आया और आर्म्स एक्ट जो है भारतीयों को अधिकार रखने से वंचित कर दिया। ये था एक असंतोष के कारण, क्योंकि सभी अंग्रेज कर्मचारी, अंग्रेज के जो परिवार है, सब लोग हथियार रख रहे हैं, लेकिन भारतीय लोगों को क्या है, हथियार रखने का अधिकार नहीं है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसमें आपत्तिजनक चीज़ छापने पर प्रिंटिंग प्रेस सहित संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। और आपत्तिजनक चीज़ें क्या होती थी, जब भी सरकार के खिलाफ, उनके कामों के खिलाफ, उनके कुकर्मों के खिलाफ कुछ छपता था तो सरकार क्या करती थी, सरकार के लिए वही आपत्तिजनक चीज़ें होती थी। और इससे क्या होता था कि प्रिंटिंग प्रेस और उनके जो ऑनर होते थे उनकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता था। ठीक है, 1883 में इल्बर्ट बिल आया और इल्बर्ट बिल क्या था कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय मुकदमे चला सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही इल्बर्ट बिल आया और कहा गया कि यूरोप के लोगों का जो मुकदमा है वो भारतीय न्यायाधीश, भारतीय जज भी सुन सकते हैं, चला सकते हैं, तो इस पर क्या हुआ, अंग्रेज़ों का विरोध हुआ। ठीक है, उनका कहना ये था कि नहीं, हमारा जो भी मामला है, हमारा जो भी मुकदमा है वो सिर्फ यूरोपीय जज जो हैं वहीं देखेंगे, भारतीय जज नहीं देखेंगे। तो इसके लिए सरकार ने यह विधेयक जो है वापस ले लिया, यानी कि इनके मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भारतीय हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन ये भारतीय के मामलों में हस्तक्षेप करेंगे। 1885 देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, यहाँ से 3 फैक्ट्स निकल के आ रहा है। पहला, 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, उसमें कितने प्रतिनिधि होते हैं, उसमें होते हैं 72 प्रतिनिधि। और कहाँ पे सभा होती है, तो मुंबई में ये सभा होती है। तो ये तीनों फैक्ट्स को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो भी लोग थे, ठीक है, इसमें जो नेता थे, प्रारंभिक नेता, वो कौन कौन से थे, तो नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बद्रुद्दीन तैयबा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, 72 प्रतिनिधियों में ये जो मुख्य नेता थे इनका ये नाम है, जिसको आप याद रखिएगा।
सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर एओ ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संगठन जो है ये अंग्रेज़ों की दिमाग की ही उपज थी, क्योंकि वो चाहते थे कि जो अलग अलग विद्रोह हो रहे हैं, जो अलग अलग जगह से अलग अलग लोग मांग उठा रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, उसके लिए क्या किया जाए कि एक मंच तैयार किया जाए जिस पे भारत के सभी लोग आकर अपना प्रतिनिधि चुने और वहाँ से उस मंच से हम तक ये मांग आए, भारतीय लोगों का जो मांग है हम तक पहुँचे, तब हम उस पर विचार करें। यानी कि जो अलग अलग लोग अलग अलग मांग उठा रहे हैं वो बंद हो जाए और एक मंच से हमारे पास मांगे आए। तो इसी के लिए ये मंच बनाया गया, क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कब बनाया गया? 1885 में। ठीक है। उभरता हुआ राष्ट्र, ठीक है, अब राष्ट्र जो उभर रहा है उसका विकास हो रहा है। कांग्रेस ने सरकार से आग्रह किया। अब देखिए, कांग्रेस बन चुकी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संगठन है वो बन चुका है। अब शुरू होती है आग्रह की नीति, उसे प्रार्थना की नीति कह सकते हैं आप, याचना की नीति कह सकते हैं। अब ये यहाँ से शुरू होती है। अब यहाँ के जो लोग हैं अब क्या करेंगे? अब विद्रोह करना बंद करेंगे, अब अंग्रेज़ों से याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। ठीक है। विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए। अब लोगों की मांग थी, भारतीय लोगों की मांग थी, जो विधान परिषद बना है उसमें भारतीय लोगों को ज़्यादा जगह दिया जाए, क्योंकि अंग्रेज़ उसमें ज़्यादा थे। दूसरा था कि परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिया जाए, और जो परिषद बना है उसका जो अधिकार क्षेत्र का दायरा है वो जो है बढ़ाया जाए। जिन प्रांतों में परिषदें नहीं है वहाँ उनका गठन किया जाए। प्रांत यानी कि राज्य, जिन राज्यों में ये परिषदें नहीं बनी है वहाँ भी, उस प्रांत में भी इन परिषदों का गठन किया जाए। ठीक है। सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। ये जो सिविल सेवा परीक्षा है जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं IAS की, ये जो परीक्षा है ये लंदन में आयोजित होती थी, ये भारत में आयोजित नहीं होती थी, और कहा गया कि भारत में भी इसे आयोजित किया जाए। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग किया जाए। अभी क्या है? न्यायपालिका, कार्यपालिका और एक और है विधायिका। लेकिन उस टाइम क्या था? उस टाइम न्यायपालिका भी और कार्यपालिका भी एक में थी। अभी सोचिए कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक हो जाए तो क्या किसी के साथ न्याय हो पाएगा? कार्यपालिका का मतलब होता है सरकार, जो हमारे यहाँ सरकार है। न्यायपालिका का मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट। क्या ये दोनों लोग एक हो जाएं तो क्या आपको लगता है कि किसी के साथ न्याय हो पाएगा? क्योंकि जितने भी कार्यपालिका के लोग जो भ्रष्टाचार करेंगे, जो भी अत्याचार करेंगे जनता पे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? उसको दबा देगी, उसकी सुनवाई नहीं करेगी। यानी कि अगर एक हो जाए, तब की बात कर रहे हैं, तो क्या न्याय हो पाएगा देश के लोगों के साथ? कभी नहीं होगा। तो इनकी मांग थी कि न्यायपालिका को और कार्यपालिका को, दोनों को अलग किया जाए। ठीक है। आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। ये भी इनकी मांग थी। जो आर्म्स एक्ट लागू किया गया है कि भारतीयों को हथियार रखने की इजाज़त नहीं है, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उस आर्म्स एक्ट के जो नियम कानून है, प्रावधान है, उसको निरस्त किया जाए। और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता, जो कि मूल अधिकार में आता है, अनुच्छेद 19 क, ठीक है, या फिर 1, तो इसको कहा गया कि अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता एक तरह से मूल अधिकार के एक टॉपिक की मांग यहाँ पे की गई है। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, जो भी टैक्स है, जो लोगों से लिया जा रहा है, किसानों से लिया जा रहा है ज़्यादातर, वो कम किया जाए और फौजी खर्चों में कटौती की जाए। यानी कि अगर आपको विकास करना है देश का, तो फिर आप जनता से लगान न लेकर आपके जो फौजी खर्च हैं, आप जो अपनी सेना पे इतना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, उसको कम कीजिए, क्योंकि वो सारा जो खर्च है भारतीय राजस्व से हो रहा था, तो उसे कम कीजिए और उसका जो खर्च है, वो जो पैसा है कल्याण में, उसको यूज़ कीजिए। फिर भारतीयों द्वारा मांग उठी कि सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिया जाए। ठीक है। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है और जिन क्षेत्रों में सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं किसान, वहाँ पे अनुदान दिया जाए, ताकि जो कृत्रिम रूप से है सिंचाई किसानों के द्वारा की जा सके। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है। 1890 के दशक तक बिपिन चंद्र पाल, या जो बंगाल से थे, लाला लाजपत राय जो पंजाब से थे, और बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र से थे, जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। अब देखिए, अभी तक क्या था कि कांग्रेस के माध्यम से याचना पत्र, प्रार्थना पत्र देकर अंग्रेज़ों से प्रार्थना की जाती थी कि आप ये हमारी मांगों को लागू करें। लेकिन ये जो 3 जोड़ी है, ठीक है, मतलब ये 3 लोग हैं, जो बिपिन चंद्र पाल हैं, लाला लाजपत राय हैं और बाल गंगाधर तिलक, इनको आपने लाल बाल पाल के नाम से सुना होगा। और ये परिवर्तनवादी थे, यानी कि इनको जस्ट परिवर्तन चाहिए था। ठीक है। इनको कोई प्रार्थना नहीं करना है,
जो भी हो रहा, जो भी इस देश में है वहाँ यहाँ के लोगों का अधिकार है और आप उसे कैसे भी दीजिए। इनका कहना ये था कि आप अंग्रेज़ों के हर चीज़ों का बहिष्कार करें, आंदोलन करें, विरोध करें। अंग्रेज़ जो हैं ये प्रार्थना पत्र सुनने वाले नहीं हैं, ठीक है। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। इन्होंने कहा जो निवेदन की राजनीति है, जो आप प्रार्थना पत्र के माध्यम से मांग को उठा रहे हैं, इसको बंद कीजिए। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम अपनी चीज़ों के लिए ही अंग्रेज़ों से भीख मांग रहे हैं। और रचनात्मक कामों पर महत्व दीजिए, ठीक है। तो तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है। स्वतंत्रता यानी कि हम अंग्रेज़ों से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी कि हमारा जन्म से अधिकार है, ठीक है, और हम इसे लेकर रहेंगे। 1905 में वायसराय कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर उसकी पूर्वी भागों को असम में मिलाने का मुख्य उद्देश्य बंगाली राजनेताओं को प्रभाव पर अंकुश लगाना और बंगाली जनता को बांट देना था। अब चूँकि बिपिन चंद्र पाल जो थे ये बंगाल से थे, ठीक है, और बंगाल में एक समूह उभर रहा था राजनेताओं का जो अंग्रेज़ों के खिलाफ था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 1905 में लॉर्ड कर्जन जो थे भारत के वायसराय थे और इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना बंगाल को बांट दें 2 भागों में, और यहीं पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी शुरू हुई। पूर्वी भाग को बांटकर हम असम में मिला दें, ठीक है। तो इन्होंने यही काम किया, ठीक है। और जो बंगाली राजनेता हैं सीधा इनका उद्देश्य यही था कि इनके प्रभाव को कम करना था। ये चाहते नहीं थे कि बंगाल के लोग जो हैं एकजुट होकर रहें, क्योंकि एकजुट होने पे इनको खतरा था। बंगाल के विभाजन का मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी सबने विरोध किया, ठीक है। जितने भी लोग परिवर्तनवादी थे, जो न्याय चाहते थे, ठीक है, जो बदलाव चाहते थे, अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता चाहते थे, उन्होंने इस कदम का विद्रोह किया कि नहीं, बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए। इस संघर्ष को स्वदेशी आंदोलन कहा गया, यानी कि बंगाल विभाजन का जो ये संघर्ष है इसको स्वदेशी आंदोलन कहा गया। आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। अब देखिए, आंध्र प्रदेश का जो डेल्टा क्षेत्र होता था, जो तटीय क्षेत्र होता था, यहाँ पे ये वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। अब इनका ये था कि हम अंग्रेज़ों की हर चीज़ का बहिष्कार करेंगे, उनकी शिक्षा का, उनकी भाषा का, उनके उद्योगों का, यानी कि वो जो कपड़े बना रहे हैं हमारे यहाँ बेच रहे हैं उनका भी बहिष्कार करेंगे, उसको नहीं पहनेंगे, ठीक है। वो जो शिक्षा दे रहे हैं, उनके जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उनमें हम शिक्षा नहीं लेंगे, ठीक है। उनका जो भी यहाँ पे उद्योग है वहाँ पे हम काम नहीं करेंगे, उनकी जो सेना है वहाँ पे हम काम, जो सेवा है, नहीं देंगे। मतलब इस तरह का बहिष्कार शुरू हो गया। 1906 में मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया और लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग को 1909 में सरकार ने मान लिया, यानी कि बंगाल विभाजन का जो इनका उद्देश्य था एकदम सफल हुआ, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति होने लगी। मुस्लिमों ने मुस्लिम लीग का गठन किया और बंगाल विभाजन का समर्थन किया कि ये जो बंगाल विभाजन हुआ है ये बहुत सही है, और निर्वाचिका की मांग की। निर्वाचिका का मतलब होता है कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट वोट में खड़ा हो रहा है तो उसमें कोई भी हिंदू कैंडिडेट वोट नहीं देगा, सिर्फ मुस्लिम वोट देंगे, ठीक है। और 1909 में इनकी मांगों को मान लिया गया और ब्रिटेन सरकार ने इनकी मांगों को मान लिया और अलग निर्वाचक मंडल का यहाँ पे गठन हो गया, ठीक है। 1907 में क्या होता है कि कांग्रेस टूट गई। अब जो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था, और एक तरफ क्या बना, एक तरफ बन गया है ऑल इंडिया लीग, ठीक है। मुस्लिम लीग का भी गठन हो गया है। अब क्या था कि कांग्रेस टूट गई 1907 में, क्योंकि यहाँ पे अभी आपने देखा कि लाल बाल पाल आ चुके हैं और ये चाहते हैं कि हर चीज़ का बहिष्कार करना, अंग्रेज़ों की जो भी चीज़ें हैं उनका बहिष्कार करना, उनका विरोध करना। वो निवेदन की नीति नहीं जानते हैं। उनका कहना है कि निवेदन की नीति जो है वो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे कांग्रेस टूटा और 2 खेमों में बट गया। ये 2 खेमे थे उदारवादी, एक थे उदारवादी जो निवेदन की नीति अपनाते थे, और एक हो गए उग्रवादी। उग्रवादी नहीं कहेंगे, मतलब एक नरमपंथी और एक गरमपंथी, ठीक है। तो ये गरमपंथी वाले थे लाल बाल पाल जो थे, इनके गुट में जो भी लोग थे। उसके बाद दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अब दिसंबर 1915 में क्या होता है कि फिर जो कांग्रेस के जो लोग हैं, गरमपंथी और नरमपंथी, दोनों एक हो जाते हैं और 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। यानी कि एक तरफ है
कांग्रेस, ठीक है, और दूसरी तरफ है मुस्लिम लीग। अब देखिए, अब जो कांग्रेस 1907 में उनका विभाजन हुआ था, उनका जो है यहाँ पे समझौता हो जाता है 1915 में, और ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच 1916 में एक समझौता होता है जिसे कहा जाता है लखनऊ का समझौता, ठीक है। अब यहाँ पे महात्मा गांधी का आगमन, अब देखिए, अब महात्मा गांधी होते हैं दक्षिण अफ्रीका में, अब इनका आगमन होता है, महात्मा गांधी का आगमन होता है 1915 में, और ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। चंपारण और उसके बाद खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। चंपारण में क्या था, किसानों का आंदोलन था जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद अहमदाबाद में ये गए, ठीक है, और वहाँ पे खेड़ा विद्रोह, कुछ औद्योगिक विद्रोह थे जिसमें जो मिलें थी उसके मजदूर थे, उनके प्रति जो उनका जो विद्रोह था अंग्रेजों के प्रति, उनमें भी उन्होंने भाग लिया, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह क्या था, ये रॉलेट सत्याग्रह 1919 में गांधी जी ने रॉलेट कानून के खिलाफ आंदोलन किया, यानी कि सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। एक तो अंग्रेजों के पास पहले से ही काफ़ी अधिकार थे, ठीक है, उसके बाद एक रॉलेट एक्ट पारित किया गया, ठीक है, और उसमें पुलिस जो होती थी, पुलिस प्रशासन जो होती थी, उनको बहुत ज़्यादा अधिकार दिया गया, और उनको कहा गया कि जो भी आपको ऐसा व्यक्ति लगता है कि ये सरकार के खिलाफ है, उनको आप पकड़िए, उनका मूल अधिकार, मतलब उनको हर चीज़ से वंचित कीजिए, उनको जेल में डालिए। तो पुलिस को बहुत ज़्यादा अधिकार दिया गया और लोगों का मूल अधिकार इससे जो है खंडित होने लगा। इस कानून का विरोध में 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया गया और हड़तालें भी की गई, ठीक है। यह अखिल भारतीय संघर्ष था और मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था, ठीक है, गाँवों में इसकी लहर नहीं गई। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया, ठीक है। अब सरकार ने क्या किया कि वैसाखी के दिन जो 13 अप्रैल को था 1919 को, अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जालियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई और इसमें काफ़ी नरसंहार हुआ भारतीयों का, ठीक है। इस नरसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। अंग्रेजों ने रविन्द्रनाथ टैगोर को एक उपाधि दी थी नाइटहुड की, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, ये उपाधि अंग्रेजों को लौटा दिया। क्यों? क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें गुस्से को जताते हुए इन्होंने ये उपाधि लौटा दी। और ये जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा गया है। अब खिलाफत आंदोलन क्या था और असहयोग आंदोलन। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी, ठीक है, और भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। अब देखिए, तुर्की जो था, तुर्की में सुल्तान जो खलीफा थे उनका नियंत्रण था और अंग्रेजों ने इन पर संधि सौंपी, ठीक है, और भारतीय मुसलमान चाहते थे कि ऑटोमन साम्राज्य में जो भी पवित्र स्थल है जो मुसलमानों से संबंधित है उसका जो नियंत्रण है वो खलीफा के हाथों में रहे। कौन से खलीफा? तुर्की के खलीफा, ठीक है। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन के दो नेता थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। अब ये चाहते थे असहयोग आंदोलन शुरू करना, ठीक है। 1921 और 22 के दौरान हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, ठीक है। मोतीलाल नेहरू, CR दास, ठीक है, जिनको चितरंजन दास कहा जाता है, राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी, ठीक है। अंग्रेज़ों के जो न्यायालय होते थे उनमें ये लोग वकालत करते थे और उनका ये लोग बहिष्कार किया, नौकरी अपनी छोड़ दी। विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया, जो भी भारतीय विधानमंडल में थे उन्होंने विधानमंडल का बहिष्कार किया। लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, ठीक है, जितने भी विदेशी कपड़े लोगों के घर में थे सबको उन्होंने जला दिया। 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई, ठीक है, यानी कि जो विदेशी कपड़े लंदन से आते थे भारत में उस आयात में काफ़ी कमी हो गई। लोगों की पहलकदमी, ठीक है। अब लोगों ने इसके लिए क्या पहल किया, तो खेड़ा जो है गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेज़ों द्वारा दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। अहिंसक यानी कि कोई भी हिंसा नहीं किया, उन्होंने एक अभियान चलाया कि हम जो है अंग्रेज़ों को जो भारी इन्होंने लगान हमारे ऊपर थोपा है इसको नहीं देंगे।
तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। जो ये शराब की दुकानें हैं वो बंद की जाए। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए, क्योंकि आदिवासी तक भी अंग्रेज पहुंच चुके थे। इसके पहले चैप्टर में हमने देखा था। ठीक है। चौथा है कि बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्द ही स्थापित होने वाला है। स्वराज मतलब अपना राज। ठीक है, अंग्रेज यहाँ से चले जाए और गांधी राज स्थापित हो। पांचवा जो था सिंध में, यानी सिंध जो है पाकिस्तान में, मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। ठीक है। छठा जो है बंगाल में खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत दी। ठीक है। तो ये जो खिलाफत और असहयोग आंदोलन है, इनका गठबंधन हुआ और इसने राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत दी। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया गया। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। यानी कि आप देख रहे हैं कि हर तरफ आंदोलन शुरू है, हिंसक नहीं, अहिंसक असहयोग आंदोलन। ठीक है। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, उधर पूर्वी भारत में हर तरफ आंदोलन चालू हो गए, असहयोग आंदोलन। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा। अब गांधी जी ने जो स्थानीय आंदोलन में हिस्सा लिया था, उससे गांधी जी को इतनी ख्याति प्राप्त हुई कि हर तरफ गांधी की जय हो और गांधी राज की मांग उठने लगी। ठीक है। जनता के महात्मा प्रतापगढ़ जो यूपी में है, वहाँ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी, परंतु उन्हें लगता था कि यह सब गांधी जी की वजह से हुआ है। अब गांधी जी को जो ख्याति मिली थी उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयाँ भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। ठीक है। गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। जैसे बौद्ध धर्म में बताया गया मूर्ति पूजा का खंडन किया गया, लेकिन बाद में क्या हुआ, बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा होने लगी। ठीक है। तो उसी तरह से गांधी जी के लोग भक्त हो गए। ठीक है। और वो सब चीज़ें भी की जो गांधी जी को खुद पसंद नहीं था। 1922 और 29 की घटनाएं। अब देखिए 1922 और 29 की जो घटनाएं हैं उसमें क्या क्या होता है। तो फरवरी 1922 में किसानों के शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलने पर भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। इसी कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब देखिए क्या हुआ, फरवरी 1922 में किसान जो है शांतिपूर्ण जुलूस पर जो है आंदोलन कर रहे थे, अहिंसक रूप से आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, अपनी मांगों को लेकर। लेकिन जो पुलिस थी अंग्रेज़ों की, उन्होंने उन निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई। अब इससे जो लोग हैं आक्रोश में आ गए और उन्होंने जो अहिंसक आंदोलन शुरू किया था उसको हिंसा में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने थाने को जला दी। अब इससे जो है गांधी जी को बहुत ठेस पहुंचा कि हमने अहिंसक आंदोलन शुरुआत किया था, लेकिन हमारे जो लोग हैं, हमारे जो आंदोलनकारी हैं, वो क्या हो गए हैं, हिंसक हो गए हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और यहीं असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण है कि गांधी जी की बहुत आलोचना हुई। जितने लोग उनके भक्त थे उनके विरोधी हो गए। ठीक है। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद 20 के दशक के मध्य में गाँव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। ठीक है। यह जनाधार 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए उपयोगी साबित हुआ। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलीलें थीं कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। अब देखिए, अब इनकी दलीलें ये हो गई कि हम भी पार्टी का गठन करें और पार्टी के माध्यम से यहाँ पे इनके जो परिषद में कार्रवाई चल रही है उसमें हम हिस्सा लें और इनके जो काम को है वो प्रभावित करें। 30 के दशक के मध्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो RSS की जो है स्थापना हुई। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहाँ पे कई चीज़ें निकल के आ रही है। RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। कौन कौन मिलकर किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं का जो संगठन था उसकी। और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, यानी कि 1929 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और उनकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज जो
प्रस्ताव था वो पारित हो गया और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है। दांडी मार्च जो था वो क्या था, जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। गांधी जी और उनके अनुयायी 12 मार्च 1930 को साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी 6 अप्रैल 1930 को पैदल पहुंचे। ठीक है। वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया, क्योंकि अंग्रेज जो है नमक कानून पारित किए थे, उसमें क्या था कि किसी को भी नमक बनाने का अधिकार नहीं था, नमक लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन ये तो एक मूलभूत चीज़ें हैं जो हर घर में प्रयोग होता है, और हमारे ही देश में हमारे ही नमक पे हमारा अधिकार नहीं था। तो गांधी जी ने क्या किया कि वहाँ जाके वहाँ जो नमक बिखरा हुआ था समुद्र के किनारे, एक मुट्ठी उठाकर और नमक कानून का उल्लंघन कर दिया। ठीक है। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ठीक है। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए हजारों आंदोलनकारी को जेल में डाल दिया। अब देखिए, इस पर भी सरकार को दिक्कत थी, नमक, एक मुट्ठी नमक से भी इनको दिक्कत थी, क्योंकि इनके जो नियम कानून थे उनका उल्लंघन हुआ था। इन्होंने जितने आंदोलनकारी थे सबको पकड़ के जेल में डाल दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। ठीक है। और 1937 के प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए गए, जिसमें 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। ठीक है। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1935 में, और इसमें प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि प्रांतों की स्वतंत्रता की बात की गई। ठीक है। और 1937 में जो चुनाव हुआ विधायिकाओं का, इसमें जो 11 सीटें थी, उसमें से 11 जो प्रांत थे उनमें से 7 प्रांतों में कांग्रेस की विजय हुई। ठीक है। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, यहीं से सब चीज़ शुरू होती है, विरोध की, आपस में विरोध की, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज लड़ रहे हैं। ठीक है। वहाँ विश्व युद्ध में, और भारत के जो नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनकी मदद करने को तैयार हैं। इसके बदले वह युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र चाहते थे, और अंग्रेजों ने नहीं मानी। कांग्रेसी सरकार ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। ठीक है। भारत छोड़ो, और उसके बाद अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन आखिरकार यहाँ पे होता है, और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और आंदोलन को अहिंसक करने का आदेश दिया। ठीक है। फिर से जो गांधी जी हैं वो कहते हैं कि आंदोलन अहिंसक ही रहेगा। गांधी जी और अन्य नेताओं को जेल में डालने के बावजूद भी आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर दिया। ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता और विभाजन की ओर अब आती है स्वतंत्रता की बात, और होता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर 1930 के दशक में आखिरी सालों से लीग का मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने का कारण 20 और 30 के दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनाव और 1937 के प्रांतीय चुनाव थे, क्योंकि 1909 में पृथक निर्वाचक मंडल का गठन हो गया। उसके बाद हिंदुओं की अलग एक संगठन बन गई और मुस्लिमों की मुस्लिम लीग बन गई। इन सब तनावों के बीच ऐसे ही चलता रहा, सब कुछ विरोध के कारण ऐसा हो गया। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस के इनकार करने से फासला और बढ़ गया। अब देखिए, संयुक्त प्रांत कौन सा था? यूपी। वहाँ पे मुस्लिम लीग चाहती थी कि मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का दोनों का गठबंधन सरकार बने, लेकिन कांग्रेस ने वहाँ पे मना कर दिया। इस कारण 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया। अब चूंकि कांग्रेस ने मना कर दिया था यूपी में गठबंधन सरकार बनाने के लिए, इसलिए मुस्लिम लीग ने चाहा कि उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी कि जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है वहाँ पे हमारा अलग देश बनेगा। 40 के दशक के शुरुआती सालों के जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेज़ी से प्रयास किया। अब कांग्रेस के ज़्यादातर नेता क्या थे? जेल में थे। उस टाइम जो मुस्लिम लीग थी उनको एक मौका मिला अपना जो है प्रभाव फैलाने के लिए। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू की। यह वार्ता असफल हो गई। ठीक है। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग की बेजोड़ सफलता मिली। ठीक है।
लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। अब इनका मांग उठ चुका था कब से, जब से कांग्रेस ने मना किया था एक गठबंधन सरकार बनाने का यूपी में। ठीक है, मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। ठीक है, और इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढीले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे, यानी कि ये जो प्रावधान था इस पर दोनों की सहमति नहीं बनी। कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू कर दिया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। ठीक है, इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जिससे हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो इस तरह से ये था 8वीं क्लास की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर, 9वां चैप्टर, जिसको हमने आज यहाँ पे फाइनल किया। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला चैप्टर देखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसके बाद हम 9th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री शुरू करें या फिर जो है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री जो 12वीं क्लास की है, जो रामशरण शर्मा की एंशिएंट हिस्ट्री है, उसको शुरू करें। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।